दिनों में दूसरी बार मीडिया के सामने आए पवार ने दो टूक कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। लेकिन पवार ने देशमुख के लिए जो दलीलें दी, बीजेपी ने उसे भी अपना हथियार बना लिया। पवार ने कहा कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच अस्पताल में थे और 16 फरवरी से 27 फरवरी के बीच क्वारंटीन थे। तो परमवीर का यह दावा कि निलंबित एपीआई सचिन वाजे देशमुख से मिला था, कैसे सही है? लेकिन पवार मीडिया से मुखातिब भी थे कि बीजेपी नेताओं ने 15 फरवरी का देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। 15 फरवरी के देशमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूतों को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। तो अनिल देशमुख की दलील है कि उन्होंने 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन अस्पताल के गेट पर। मला कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाइन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी पर्यंत मी होम क्वारंटाइन होतो। इस बीच महाराष्ट्र का हंगामा संसद के दोनों सदनों तक भी पहुंचा है। जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा? क्या वजह है? गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था? ये तो सत्य है। कोई दुनिया ने कभी नहीं देखा कि पुलिस ही बम रखती है और एक मंत्री 100 करोड़ रुपए पुलिस को मांग रहा है कि हर महीने कैसे वसूला जाए, उसका पूरा प्लान बताता है। ये दोनों दृश्य दुनिया ने नहीं देखे। बीजेपी के ऐसे ही आक्रमण के बाद परमवीर की चिट्ठी को एनसीपी और शिवसेना साजिश बता रहे हैं। इस प्रकार से मुंबई के एक्स कमिश्नर के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार के ऊपर फायर करना, अगर उसमें विरोधी दल यानी प्रतिपक्ष अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो ये उनके ऊपर बुमरैंग हो जाएगा। इस बीच परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की और कहा है कि अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी की पड़ताल हो। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ राम कदम है, वो बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, वो शिवसेना के नेता हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं एनसीपी के। और विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, वो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप सबका स्वागत है दंगल में। 2 दिन पहले तक डावाडोल दिख रहा था मामला। ब्रजमोहन जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज शरद पवार जी ने ताल ठोक के कह दिया कि नहीं, इस्तीफा लेने का तो कोई मतलब नहीं है? क्लीन चिट हो गई क्या देशमुख साहब को? क्या पूछा आपने? मैंने कहा देशमुख साहब को क्लीन चिट मिल गई शरद पवार की, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा लेने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, गलत होता तो क्लीन चिट की बात आती। गलत तो कुछ है ही नहीं, क्लीन चिट का मुद्दा नहीं है। इसमें जो पवार साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक बोला है। देखिए, जो महाराष्ट्र मुंबई के जो सीपी थे, उन्होंने खुद ने कानून की अनदेखी की है। एक पुलिस अधिकारी होते हुए उन्होंने वो काम किया है जो कभी पुलिस जो कानून का जानकार हो और जो कानून का रक्षक उसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने बगैर अपनी सेवा नियमों का ध्यान में रखते हुए, वो हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर सर्विसेज के आदमी हैं, रीजन आईपीएस है वो, उन्होंने अपनी सर्विस कंडक्ट रूल का ध्यान में नहीं रखते हुए सेक्शन 9 का वायलेशन किया है। उन्होंने बगैर किसी उसके जानकारी को लीक किया है।
मैं कहता हूं एक अपराधी की बात को सुनने का कोई हक ही नहीं है, उस पर हम क्यों बात करना चाहते हैं? वो कहीं भी जाए, कुछ भी करें, सारी बातें उनकी गलत है। सर, जानकारी लीक तब होती है जब वो बातें आप मान रहे हो कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, तब वो जानकारी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे तो फिर वो जानकारी कहां से हुई? हाँ रोहित जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी अपने से वरिष्ठ किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, सर्विस कंडक्ट रूल 9 के तहत वो वर्जित है, उसको देने का अधिकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की हुई है पिछले 4 महीने से। ये उसी धारा में अगर आपके बगल में मध्य प्रदेश के होते तो आप कहते ये विसल ब्लोअर है, आपके घर में है तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट है। रोहित जी, अगर मैं सच बात बोलूं तो आप वो नहीं सुनना चाहते। मैं तो सुन ही रहा हूं बृजमोहन जी आपकी बात, तो आप मेरी बात सुनिए। तो मैं तो सुन रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये भी पूछ रहा हूं सर आपसे साथ-साथ कि ये कहीं और होता पड़ोसी के घर में तो ये विसल ब्लोअर कहलाता, आपके अपने घर में आ गया तो इसलिए ये भ्रष्ट है। कुछ दिन पहले तक तो ये आपके बहुत प्रिय अफसर थे, सब कुछ सही था इनका, बिल्कुल थे, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब उनकी चोरी पकड़ी गई, जब उनकी गलती पकड़ी गई, उन्होंने एक एपीआई लेवल के अधिकारी को इतना अधिकार दे रखा था जिसका कि उनको नियंत्रण रखना चाहिए था। अब बताइए, अगर उन्होंने गलती की है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो क्या इस मामले में शिकायत करने को तैयार है कि जिस आदमी ने एपीआई को इतने अधिकार दिए थे उसकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए, परमवीर सिंह तो बोल रहे हैं सीबीआई से जांच हो जाए, वो तो अदालत चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनके जाने से एक बात बताइए, आज अगर वाजे जो पुलिस कस्टडी में वो अगर आज कोई बात कहे, उस बात का क्या मतलब है? अगर ये सारी बात थी तो इनको परमवीर सिंह जी को पहले कहना चाहिए था। नहीं है ना सर, परमवीर जेल में नहीं है, पद से तो हट गए, उनको आपने पद से हटाया तो दूसरे पद पर उनको तैनाती दी, और पहले दिन जिस दिन हटाया उस दिन तो आप ये तक मानने को तैयार नहीं थे कि इनको सजा दी है। उस दिन तो आप कह रहे थे कि तो रूटीन ट्रांसफर है, क्या हुआ हो गया? तो आप लोग इसे क्यों बना रहे हैं? ना बिल्कुल, अनिल देशमुख साहब ने इस बात को कहा था कि चूंकि इस प्रकरण में गलती हुई है और इस पे पुलिस की छवि खराब हुई है, लगता है कि इसको कुछ गड़बड़ है, इसलिए इनको हटाया गया है। तो इसीलिए फिर उन्होंने अनिल देशमुख का भी खुलासा कर दिया कि ये 100 करोड़ उगाने को कह रहे थे। जो खुलासा है उस खुलासे में सच्चाई क्या है? इसको ऐसा क्यों ना माना जाए कि 2 लोग जो मिलकर काम कर रहे थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई तो वो दोनों एक दूसरे की पोल खोलने पे उतर आए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। खाली आरोप लगा देना, कुछ भी बोल देने से तो बात नहीं बन रही। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप शायद याद करेंगे 24 जून 2015 में रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसी समय सुषमा स्वराज जी के खिलाफ हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। उनसे पूछा गया कि आपके मंत्री इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए है, यूपीए नहीं है। आप मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बारे में कहना चाहते हैं? फिर मैं आपसे दूसरा बात कहना चाहता हूं, बंजारे का जो मामला था, बंजारे ने तो रिटर्न में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख के दिया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मेरे को दबाव डाला गया है। क्या उस समय उन गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था? जो आज आपकी लड़ाई 2 मोर्चे पे चल रही है, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी लड़ाई 2 मोर्चे पे चल रही है। एक मोर्चा वो जो बीजेपी ने आपके खिलाफ खोल रखा है, वो राजनीतिक मोर्चा है। नहीं, मोर्चा है ही नहीं। उसमें आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से इस्तीफे के नीचे बातें शुरू नहीं करती, लेकिन जो पहला मोर्चा है वो आपका अंदरूनी मोर्चा है। नहीं रोहित जी, मोर्चा है ही नहीं, और ये तीनों पार्टियां एक साथ है। यही तो बीजेपी को तकलीफ हो गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी को पता लग गया है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के कई विधायक हम लोगों के संपर्क में और छोड़ना चाहते हैं पार्टी। ये है उनकी चिंता, ठीक है, इसलिए वो गिमिक कर रहे हैं। चलिए, मैं राम कदम से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। राम कदम से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। राम कदम जी, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ गलत हुआ ही नहीं। इसके पहले गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री के बारे में भी बोल दे, उनका इस्तीफा होना चाहिए था या नहीं? राम कदम साहब उनके बारे में भी बता देते। बोलिए राम कदम जी, जवाब दीजिए उनकी बात का। हर सवाल का हम जवाब देंगे, आप सुनने का साहस रखें। झूठ की लंबी आयु नहीं हुआ करती, इतिहास के पन्ने टटोल करके देख लेना। विगत 26 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार का रवैया, उनकी लीपापोती, अलग अलग नेताओं का सामने आकर के खुल करके वाजे गैंग का बचाव करना, क्या देश के लोगों को आप लोग क्या इतना मूर्ख समझते हो? 24 घंटों के अंतराल में शरद पवार जी को 2 प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ती है? पहली प्रेस वार्ता में जो बात सामने आती है कि इस्तीफा का निर्णय फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे।
चंद घंटों के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि शरद पवार जी अपनी बात से मुकर जाते हैं, घुमजाव करते हैं? क्या अनिल देशमुख ने उन्हें धमकी दी कि वो बाकी के लोगों के नाम उजागर करेंगे? उस भय के कारण, उस चिंता के कारण, डर के कारण शरद पवार जी को खुल करके देशमुख जी का समर्थन करना पड़ा? ये हमारा नहीं, ये देश की जनता का सवाल है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आज जो शरद पवार जी ने, व्यक्ति विशेष हम टिप्पणी नहीं करते, पर एक दल के तौर पे शरद पवार जी ने दल के मुखिया के रूप में प्रेस वार्ता करी और कहा 15 फरवरी से 17 फरवरी तक अनिल देशमुख जी क्वारंटीन थे, होम क्वारंटीन। झूठ की आयु लंबी नहीं होती, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। 15 फरवरी के दिन एक नहीं, पीछे 20 पुलिस वाले बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हैं, आगे मीडिया के कर्मी सारे खड़े हैं और उनके सामने 15 फरवरी को स्वयं अनिल देशमुख जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, सूरज की रोशनी की तरह सारे सबूत देश की जनता के सामने आ रहे हैं। दिया तो अनिल देशमुख ने, उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल से छुट्टी हुई, उस वक्त मीडिया ने घेर लिया, मैंने सवालों के जवाब दिए। सुना होगा ना ये भी जो आपने। अगर आप ना रोहित जी, यदि शरद पवार जी को ठीक से ब्रीफिंग की नहीं गई, अगर शरद पवार जी ठीक से अगर परमवीर सिंह का खत पढ़ते तो आज की ये प्रेस वार्ता शायद कुछ और तरीके से करते। उस व्हाट्सएप चैट में 16 फरवरी को रात को 8:33 का एसीपी पाटिल का व्हाट्सएप चैट है। वह कहता है कि एचएम ने, यानी अनिल देशमुख जी ने कहा है कि वाजे से वो फरवरी के अंतिम हफ्ते में मिलेंगे। आप बताइए कि शरद पवार जी कौन सी बात को कहां भटकाने के लिए ले गए? अनिल देशमुख का वे खुल करके बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वाजे का सदन में खुल करके बचाव उन्होंने किया। संजय राउत, सारी की सारे तीनों दल हिमालय के पहाड़ की तरह वाजे का बचाव करने का कारण उसके गाड़ी में नोट गिरने की मशीन मिली, ये कारण बचा रहे हैं। जैसा अभी श्रीवास्तव जी आरोप लगा रहे थे, या आपको दिख रहा है कि सरकार गिरा लेंगे और अपनी बना लेंगे? क्योंकि मामला आज संसद में इसी तरह के सुरों से उठा। रोहित जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विगत 16 महीनों में कौन सा एक बयान बार बार सरकार की ओर से आया? ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए, तो एक बयान आएगा जिस बयान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा, और वो बयान है हमारी सरकार को अस्थिर करने का भाजपा का प्रयास। कुछ भी हो जाए, बस ये बयान राउत का आएगा, पवार जी का आएगा, मुख्यमंत्री का आएगा। इस बयान के आगे इन्हें सूझता ही नहीं है। इतना समझ लो, वाजे के कार्ड में पैसे गिनने की मशीन, 100 करोड़ की हफ्ता वसूली, ये स्वयं पूर्व कमिश्नर कह रहे हैं। जब पद पर थे तब तुम्हारे लाडले दुलारे थे, अब उन्होंने सच्चाई बयां की तो तुम्हारे दुश्मन हो गए। 3 दिन पूर्व सामना अखबार उन पर पुष्पों की वर्षाव कर रहा था, जो मुख्यमंत्री का खुद का घर का अखबार है, ठीक है, उनका घर का अखबार है। रातों रात दोनों तरफ से ढोल बजाने का, डफली भी मेरी, बजाऊंगा भी मैं, दोनों तरफ से नहीं बजते डफली। ओके, किशोर जी बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले परमवीर सिंह जो याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कल को कह देंगे या कह रहे हैं श्रीवास्तव जी कि लाइए सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए अनिल देशमुख के घर की, या फिर कॉल डिटेल निकालिए, तैयार हो जाएंगे? जांच का हिस्सा होगा तो उपलब्ध, जांच का हिस्सा होगा तो उसको बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी वो रिकवर करेगी, उसमें क्या गलत है? ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात खाली कहना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग में फर्क है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहले से इंटीमेशन दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं इस मौके पे चैलेंज कर रहा हूं कि वो अनिल देशमुख की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं उसका जारी किया हुआ प्रेस नोट प्रस्तुत करें। वो प्रेस ब्रीफिंग थी जब वो बाहर निकल रहे थे। उस बाहर निकलते समय प्रेस के लोगों ने उनसे बातचीत की, और कोई भी राजनेता कभी भी प्रेस के किसी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करता। ये राम कदम साहब भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तो पवार साहब ने जो कहा, एक सेकंड और बोलना चाहता हूँ। हाँ सर, बोल लीजिए। इन्होंने अपने पत्र में लिखा है पॉइंट नंबर 7 पर, इन एंड अराउंड मिड फरवरी। व्हाट डू मीन बाय द मिड फरवरी? ये क्या, इसका मतलब खाली 15 तारीख होगा क्या? मिड फरवरी का मतलब 16 या 14 नहीं हो सकता? ठीक है, बात तो समझ नहीं रहे, क्योंकि परमवीर सिंह जी बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। ये उसकी परिणति है कि बीजेपी उनके बचाव के लिए खड़ी हो गई है। ठीक है, मैं किशोर जी बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले श्रीवास्तव जी, संजय झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो कुछ ही मिनट हमारे साथ रहेंगे। संजय जी, आपने ट्वीट किया कि लाइन से यूपीए के आपने मंत्रियों के नाम लिखे कि इनको विपक्ष के कहने पे इस्तीफा दे देना पड़ा।
लेकिन एनडीए के किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। यूपीए को सीख लेनी चाहिए। आप तो अच्छा लग रहा होगा आपको, आपसे सीख ले ली उन्होंने कि नहीं देंगे इस्तीफा। देखिए रोहित जी, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं अपने शहर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज जो भी यहाँ हो रहा है मुंबई शहर को लेके, हमारे पुलिस को लेके, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और हर राजनीतिक दल का नेता हो या प्रवक्ता हो, कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन प्रवक्ता हैं यहाँ हर तरफ से, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है जो एक तरीके से जो कहते हैं पब्लिक लाइफ में है, हम सब उत्तरदायित्व हैं कि हम इसमें शहर को, अपने समाज को सुधारें, उसको और मजबूत करें। देखिए इसमें दो चीज बहुत ही अहम है। सबसे पहले कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि देशमुख जी का ये कहना कि वो मानहानि का एक कानून परमवीर सिंह पर लगाएंगे, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि यदि किसी में आत्मविश्वास न हो तो मैं नहीं समझता कि कोई वैसे ही साधारण तरीके से मामूली एक बयान दे सकता है कि मैं मानहानि का आरोप लगाऊंगा। सबूत पे ही ये होता है और ये कचहरी में, अदालत में जाता है, काफी गंभीर मसला होता है। दूसरी बात कि देखिए जहाँ तक मुंबई का सवाल है, जब तक, और मैं समझता हूँ कि देश के सामने ये बहुत बड़ा मसला है कि जब तक आप पुलिस जो कहते हैं परिवर्तन या रिफॉर्म, ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। देखिए हर राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब विरोधी दल रहते हैं तो हम कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए। जब हम सत्ता में आते हैं तो हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम एक तरीके से जो कहते हैं कानून का जो पूरा हर जो एक संस्था है उस पर हम एक बहुत ही मजबूत तरीके से उस पर अपनी निगरानी रखें, ताकि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर आप दबाव लगाएं। ये गलत चीजें, ये राजनीतिक के लिए गलत चीजें, नकारात्मक है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि परमवीर सिंह जी, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, क्योंकि आप यदि एसीपी वाजे का जो पूरा आप उनका एएसआई उनका यदि आप पूरा एक करियर का एक रिकॉर्ड देखें, उनका कीर्तिमान देखें, तो आपको ये साफ तरीके से उभर के आएगा कि उनको पहले किस कारण उनको पहले सस्पेंड किया गया था और आज भी उनको यदि वापस लाया गया इस कारण की कोरोना वायरस के कारण हमारे पुलिस में शायद लोगों की कमी हुई, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें एक तरीके से नए लोगों की जिम्मेदारी के लिए लोग नहीं थे, तो उनको जो अनुभवी हैं, जिनको तजुर्बा है, उनको लाना पड़ा। तो लेकिन आप ये भूल गए कि वाजे जी पर ढेर सारे बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो सस्पेंड हुए थे, उन पर ये हाईकोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध है। और आज यदि आप जो भी देख रहे हैं तो इस पर जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की बहुत मैं समझता हूँ कि एक तरीके से खुलेआम ही जिम्मेदारी है। ठीक बात है संजय जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस मामले में, जो राजनीतिक पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमिश्नर बलि का बकरा बने, जैसा वो अब अदालत के दरवाजे जाके कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा आपका आने के लिए। फटाफट से पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ आगे विक्रम सिंह साहब, क्या समझ में आता है, क्या वाकई परमवीर सिंह बलि का बकरा बने इसलिए अदालत गए, या फिर वो भी राजनीतिक मोहरा हैं और खेल खेल रहे हैं? रोहित जी, यहां कोई बलि का बकरा नहीं है, न ही कोई मोहरा है। आपने जो फसल बोई है वो आप काट रहे हैं। पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अफसर, मैं पहले तो इनके ऊपर बात कर लूं। आपने बैकडोर एंट्री से जब सचिन वाजे की एंट्री कराई थी तो आपने नहीं सोचा था कि यू आर कोटिंग द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। किस कानून के तहत आपने उनको वापस लिया? एक आदमी जो चार्जशीटेड है, एक आदमी जिसके ऊपर हाईकोर्ट के प्रकरण चल रहे हैं, किस कानून और नियम के अंतर्गत उसको आपने सर्विस में लिया? सर्विस में ही नहीं लिया, आपने उसको सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेचनाएं दी। दो बातें, आप आईपीएस अफसर थे, आपके सामने एक अपराध संज्ञान में आता है तो आपकी जिम्मेदारी थी कि तत्काल एफआईआर रजिस्टर करा करके कार्रवाई कर लेते, खुद छुट्टी चले जाते, या आप अपनी पेशकश दे देते कि साहब हमसे ये काम अब नहीं होगा। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि आपका लगाव इस महत्वपूर्ण पद के लिए था, लेकिन ये तो आप कर ही सकते थे कि अपराध पंजीकृत कर सकते थे, क्योंकि ये जान करके कि आपके कॉन्डक्ट रूल्स में और लॉ ये कहता है कि किसी भी अपराध की जानकारी होने में मूक दर्शक बने रहना अपराध में सम्मिलित होने के बराबर है। रोहित जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। राजनीतिक मित्रों के बारे में तो मैं बाद में टिप्पणी करूंगा, जो नहीं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आईपीएस अफसरों के बारे में जरा टिप्पणी कर दूं। उनकी जिम्मेदारी थी कि तत्काल, फिर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपने कितने मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया? एज डीजीपी मैंने 2 मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया, गंगाराम निषाद
जिन्होंने कांस्टेबल पहरे को थप्पड़ मारा उसी थाने में गिरफ्तार हुए। आनंद सेन यादव मंत्री किडनैपिंग में गिरफ्तार हुए। ये कोई चीज नहीं है। और जिस चीज में इतने गंभीर अपराध है कि आपकी वर्दी दागदार हो रही है, आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तुरंत कर देते एफआईआर और कार्रवाई करते। तो आप मैं समझ सकता हूं कि मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं देशमुख जी को। बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। अब मैं आता हूं देशमुख जी के ऊपर, क्योंकि राजनीतिक मित्रों इतने ऊंचे पद पे रहते हैं कि मेरे लिए उन पर टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता है। न राजनीति मेरा विषय है, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते जो आपने शपथ ली थी उस शपथ के अनुरूप कि संविधान का पालन करेंगे और बिल्कुल निष्पक्षता का परिचय देंगे, तो न संविधान की आपने शपथ का अपना पालन किया, न अपराध के संबंध में आपने न केवल उसके ऊपर जो आपके सामने तथ्य आए थे, और अगर इतनी ही साफ-गोई की बात थी तो आप एफआईआर। अब आप देखिए बचाव का पक्ष। सबसे पहले कहा गया कि ये ईमेल आईडी परमवीर सिंह का नहीं है, बाद में परमवीर ने कहा कि नहीं मेरा है। दूसरा कहा इनके हस्ताक्षर नहीं है, ईमेल पे तो हस्ताक्षर बनते नहीं, खैर हो गया, हस्ताक्षर भी हो गया। ये वैसी ही बात हुई कि बचाव के पक्ष पे चट्टान की तरह खड़े हो जाना कि हमको इनकी परमवीर की बातें अब नहीं सुननी। ठीक, जब तक बिल्कुल ठीक था मामला, आपने दोनों बिल्कुल हम जोड़ी की तरह काम किया। जैसे ही डिफरेंसेस आए, औचित्यपूर्ण ये होता कि देशमुख जी भी इस्तीफा दे दें। बात कही ना विक्रम सिंह जी, इसके लिए कहावत है ना, मैं किशोर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, आपकी बात सुनने के बाद वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, ये कहावत होती है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अक्सर बोलते हैं हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि राजनीति को यही सूट करती है कि जब तक अपने पक्ष में हो मामला तो सब ओके, जैसे ही अपने खिलाफ हो तो तुरंत उससे पल्ला झाड़ लो। यही आप लोग भी कर रहे हैं, आप आरोप लग रहा है। तिवारी जी बोलिए। आया था जिलेटिन की स्टिक को खर्च करने, तो ने बहुत कुछ ये बताने लगा कि सचिन वाघे बहुत ही पावरफुल आदमी था, ऐसा वैसा, अब चल रहा है वो। लेकिन परमवीर सिंह ने, जैसे डॉक्टर विक्रम सिंह को मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूं और उनका बहुत ही दर्दी भी थी, उन्होंने स्पष्ट बात रखी कि सुचिता जो चीज है कि आप पुलिस में आईपीएस अधिकारी हो, सीपी थे, तुमने ही वाजे को नियुक्त किया, तुमने ही वाजे को सीआईयू यूनिट का इंचार्ज बनाया, और अब आप अपनी जवाबदारी जब आई और मेरे होम मिनिस्टर ने बोला कि परमवीर सिंह की से कुछ बड़ी गलतियां हुई है, तो इन्होंने दूसरे दिन एक पत्र लिख दिया। पत्र में ऐसी बात लिखी कि मुझे विक्रम सिंह से पूछना है कि क्या ऐसी प्रकार के कोई फिरौतियां वसूल करते हैं। चलो, मैं एक बात समझता हूँ कि 1750 बियर बार और क्या कुछ कुछ है, तो किसने पैसे दिए, किससे पैसे लिए, केवल परमवीर कहे, इससे सच मान के। तिवारी जी, परमवीर को भी तो पता ही होगा ना कि वाजे आपका आदमी है। हाँ, वो अजय आपका आदमी है, ये परमवीर को भी तो पता होगा ना पहले दिन से। अरे पुलिस में कोई किसका आदमी नहीं होता, पुलिस तो पुलिस का आदमी होता है भाई। ये तो सबको पता था ना कि वो शिव सैनिक रहा। ये भी फडणवीस कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब पहले ही फोन करके उसकी सिफारिश करते थे कि इसको भर्ती कर लो। ये मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है मौजूदा मुख्यमंत्री पर। नहीं, ये तो भाजपा तो राजनीति करेगा ही, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत है उसके पास कि वजह को नौकरी पे लेने के लिए उद्धव जी ठाकरे ने कभी बोला था तो वो सार्वजनिक कर दे। अभी तो ये बहुत ओछी राजनीति पे आ गए। अभी इनके सांसद तो लोकसभा में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। अरे महाराष्ट्र में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया? एक एटीआई ने कानून तोड़ा, उस पर सख्ती से मेरे एटीएस काम कर रहे हैं, और एटीएस तो हमारे परमवीर सिंह तक पहुंचने वाले थे। परमवीर सिंह अपनी खाल बचाने के लिए बीजेपी कैंप में चले गए हैं, और मैं अभी कहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी कर लो। और कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट से, जहां परमवीर गए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में परमवीर को क्या रिलीफ मिलता है, मिलने दो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि परमवीर हो गए सबसे साफ सचुरे अधिकारी और हम सब हो गए चोर। अरे परमवीर को बीजेपी हवा दे रही है। देखो, परमवीर ने एक ईमेल दी, ईमेल 4 बजे भेजी, लेकिन मीडिया को 3:30 बजे मिल जाती है। रोहित जी, ये ओछी राजनीति बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये समझ लो ना। चलिए क्या है, वापस आते हैं इस पे और बात करते हैं।
ब्रिजमोहन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक एनसीपी के नेता, वो भी हो सकता है हमारे साथों ब्रेक के बाद। दंगल जारी, आप देखते रहिए आज तक। मझधार में सरकार क्या बचा पाएंगे पवार? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच दबा दो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। आज के वक्त में लोगों को अपने फोन से काफी ज्यादा प्यार है, क्योंकि फोन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कुछ भी हो जाए फोन के बिना लोग रह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वॉशरूम तक में फोन लेकर चले जाते हैं। ऐसे में अगर आपके हाथ से फोन छूटकर पानी में गिर जाए या फिर तेज बारिश में भीग जाए तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद उसमें कलाकारी दिखाने लगते हैं और इसी वजह से कई बार फोन खराब हो जाता है। हालांकि आजकल मार्केट में वाटरप्रूफ फोन भी आ रहे हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से इन्हें हर कोई नहीं खरीदता। अगर आपका फोन वाटरप्रूफ नहीं है तो खबर आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे फोन भीग जाने पर आप घर बैठे उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं वो चीजें जो अक्सर आप फोन पर भीग जाने के बाद उसे ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपने फोन को हमेशा के लिए खो सकते हैं। फोन ऑन करने की कोशिश कतई ना करें, फोन को चार्ज करने की भी कोशिश ना करें, फोन को ड्रायर या पंखे की हवा से सुखाने की कोशिश भी ना करें। अब आपको बताते हैं कि वो तरीका क्या है जिसे अपनाकर आप अपने फोन को खराब होने से बचा सकते हैं। फोन भीगने के बाद अगर ऑन है तो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें। फोन से सिम और मेमोरी कार्ड को तुरंत निकाल दें। अगर बैटरी निकल सकती है तो उसे भी निकाल दें। सूखे कपड़े से फोन को अच्छी तरह से पोंछ लें, फिर फोन को 24 घंटे के लिए चावल की बोरी या फिर डिब्बे में डालकर छोड़ दें। इसके बाद अपने फोन को चावल के डिब्बे से निकालकर चेक करें कि वो ऑन हो रहा है या नहीं। फोन ऑन होने पर म्यूजिक या वीडियो चलाकर फोन के स्पीकर्स को जरूर चेक कीजिए। अगर फोन पहले की तरह काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार आप इसे दुकान पर जरूर दिखाएं। व्हाट्स न्यू में दूसरी खबर 5G स्मार्टफोन से जुड़ी हुई है। देश में बहुत ही जल्द 5G इंटरनेट आने वाला है, पर उससे पहले ही भारतीय बाजार में 5G स्मार्टफोन छा गए हैं। स्मार्टफोन कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से एक दमदार ऑफर लेकर आ रही है। ऐसे में देश में पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली कंपनी रियलमी एक ऐसा जैकपॉट ऑफर लेकर आई है जिससे आपकी चांदी हो सकती है। अगर आप एक बेहतरीन स्मार्टफोन लेने का मन बना रहे हैं तो रियलमी के इस ऑफर को अपनाकर कम कीमत देकर देश का पहला 5G स्मार्टफोन अपने घर ले जा सकते हैं। बता दें कि देश में लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन Realme X50 Pro था, जिसकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपए रखी गई थी, लेकिन कंपनी ने इस फोन पर 1-2 नहीं बल्कि 11,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। यानी अगर आप इस फोन को अब खरीदना चाहते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इस फोन पर 16,500 रुपए का एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। बात करें इस फोन के फीचर्स की तो इस डिवाइस में एक से एक सेंसर दिए गए हैं, जिससे कि आपका फोन काफी ज्यादा सहूलियत भरा हो जाता है। फोन के पीछे 4 लेंस वाला कैमरा है, जिसमें एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, दूसरा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, तीसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और मैक्रो लेंस और चौथा ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टल लेंस है। जबकि फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जो कि सोनी का IMX616 सेंसर है।
वहीं दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। न्यूज़ तक ब्यूरो। आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखिए मीडिया के दिग्गजों के साथ। ज्वाइन करें इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। मझदार में सरकार बचा लेंगे पवार। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी शिवसेना से, राम कदम बीजेपी से और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बृजमोहन जी, ब्रेक के पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, रख लीजिए, फिर राम कदम बोल रहे हैं, बोलिएगा बृजमोहन जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो परमवीर सिंह जी ने पत्र लिखा है वो पत्र ही अपने आप में इस बात कहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं। उनका जो पत्र है पेज नंबर 6 का 14, 15 और 16 नंबर के जो पॉइंट हैं उसमें बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने मोहन भाई डेलकर के मुद्दे को उठाया है। अब मोहन भाई डेलकर का जो 16 पेज का पत्र था वो भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फडणवीस साहब को उपलब्ध कराया। ये एक सबसे बड़ा मैं आरोप लगा रहा हूँ जिसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने मोहन भाई कुर्सी पे बैठे थे, आपकी सरकार को नहीं दिख रहा था कि उन्होंने सचिन वाजे को गलत तरीके से रख लिया? आपको नहीं दिख रहा था कि कोरोना में भर्ती करके इस आदमी को सीआईयू का हेड बना दिया जा रहा है? तब आपने ये सारी जांच क्यों नहीं की? तब तो आपकी झूठ थी उनको। ये पूरा अधिकार क्षेत्र सीपी का था। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमवीर सिंह 29 फरवरी 2020 को नियुक्ति हुई, 5 जून को सचिन वाजे को रिस्टेट किया गया है और उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है। आप मुझे बताइए, जब बाहर नहीं चल रहे, लॉकडाउन में भी गृह मंत्री अगर बुला के मिल रहे हैं सचिन वाजे से, जैसा कमिश्नर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जो आरोप लगा वही गलत है। मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने आरोप लगाया, जब बाहर नहीं चल रहे, जब कुछ भी चलिए इसमें डिमांड थी, तो क्या बंद बाहर से किस बात ये जो है परमवीर सिंह जी किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर परमवीर सिंह जी कहते हैं कि गृह मंत्री के यहाँ की जांच होनी चाहिए, तो उनके सीसीटीवी जाना चाहिए कि सचिन वाजे उनसे कितनी बार आके मिलता था दिन में, कितनी देर तक उनके कमरे में रहता था। अपनी रिट के अंदर वो लिख दे इस बात को भी, इसको करें कि मैं भी दूंगा, तो पता लग जाएगा। इसमें कौन सी नई बात है? ओके, राम कदम बोलिए अपनी बात। झूठ के ऊपर झूठ, इतना घिनौना मामला आजाद भारत में हमने इसके पूर्व कभी नहीं देखा। खुद एसीपी रैंक का अफसर मुंबई पुलिस कमिश्नर से कह रहा है, व्हाट्सएप चैट है, तुम्हारी सरकार है, जांच कर लो, सच है झूठ है। व्हाट्सएप चैट पे कहता है कि 50 करोड़ रुपए होटल से वसूल करने के लिए किसने कहा? अनिल देशमुख जी ने कहा। कौन कह रहा है? एसीपी कह रहा है, मुंबई के सीपी को। बाद में वाजे को मिलने को बुलाया है, ऐसा एसीपी सीपी को कह रहा। और आवाज कट गई है राम कदम जी आपकी। उन्होंने सारा ये व्हाट्सएप चैट मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अब ये व्हाट्सएप चैट देखने के बाद भी इन तीनों दलों को शर्म कैसे नहीं आती? अभी भी वाजे गैंग का समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा बार बार उसको समर्थन करना, क्या वसूली में और जो नाम आ रहे हैं उनको बचा रहे हो आप? वाजे के कार में कैश गिनने के मशीन का क्या काम?
कि पता लगाएगी पुलिस, जांच एजेंसी NIA जांच कर रही है। किशोर जी पहले किशोर जी अब हमारी आप सुन लीजिएगा। हाँ ठीक है, पूरा कीजिए राम कदम जी, फिर किशोर जी। हाँ पूरा कीजिए राम कदम जी, फिर किशोर जी। रोहित जी, दो बिंदु है। शरद पवार जी समेत मुख्यमंत्री का एक साधारण अफसर को बचाना, वाजे के कार में कैश मशीन का मिलना, और उसके बाद जिस प्रकार से 26 दिनों से हर दूसरे दिन लीपापोती करना, इसका जवाब क्या है? कर लो नार्को टेस्ट। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अपनी नार्को टेस्ट करे और अपने दामन की सच्चाई बयान करें। ना तुम नार्को करोगे, ना तुम इस्तीफा दोगे, दर परत हर पल पल तुम वाजे को बचाने का प्रयास करोगे। देश जानता है इसके पीछे की साजिश क्या है। ठीक है, ये सरकार पूरी तरह से अपराधों में लिप्त है और उसी के कारण दिख रहा है कि जिस पुरजोर तरीके से ये लिपापोती करे, ये देश के सामने छुपानी है। तिवारी जी सुनिश्चित है कि बहुत बड़े नाम ये सारे मामले में है। अब तिवारी जी का जवाब सुन लीजिए। तिवारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप गृह मंत्री को बचाने के लिए, पहले वाजे को बचाने के लिए उतर रहे थे, अब गृह मंत्री को बचाने के लिए उतर गए सब मैदान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी उतर गई है, सांसद उतर गए हैं, सब उतर गए हैं महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए। एक बात पे बात और करता हूँ रोहित जी, जो चर्चा में आनी चाहिए, परमवीर का बीजेपी कनेक्शन, वो भी नागपुर से कनेक्शन बाहर आया है और एक CDR भी अवेलेबल हुआ है कि जिसमें परमवीर सिंह देवेंद्र सिंह के बहुत कांस्टेंट टच में थे पिछले 4-5 दिन से। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली गए, उसके बाद ही ये पूरी रणनीति ठहरी है। अभी ये पत्र भी ये मीडिया को उजागर करते हैं, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंच भी गए। ये सब चीजें बीजेपी की स्पॉन्सर्ड है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये राम कदम मेरे अनिल देशमुख की तो नार्को टेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये परमवीर की नार्को टेस्ट नहीं बोल रहे। अब हमारे गृह मंत्री का से राजीनामा मांग रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करी है, हमने रोका नहीं है। हमने कोई किसी व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता हम नहीं बने। आप वाजे की वकालत कर रहे हो, वाजे के प्रवक्ता आप बने हो। हमने पूरी तरह से सूरज की रोशनी की तरह जो तुम्हारे दिल को लगता होगा उनकी कराई है नार्को टेस्ट। आप इस प्रकार से जांच को भटका नहीं सकते। तुमको राजीनामा मांगने वाले आज यहाँ राजीनामा दे, इतना दुष्कर्म करने के बाद भी आपके अहंकार के कारण आप वाजे को बचा रहे हो, वाजे गैंग को बचा रहे हो। कहीं पुलिस बम रखने का काम करती है पुलिस? रोहित जी बताइए, कहीं पुलिस बम रखने का काम करती है? कहीं पुलिस, कोई सरकार वसूली करो करके कहती है, वसूली के काम राजीनामा दे देंगे। अरे 105 भी तो रोक नहीं पा रहे विधायक। तुम्हारे 30 विधायक हमारे पास आ गए। सत्ता के ऊपर उठ करके कभी सोच नहीं, सत्ता के ऊपर उठ करके कब सोचोगे तुम? अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो? राम कदम तुम भी आ जाओगे हमारे साथ। तुम्हें ले डूबा है सत्ता, धन का मोह तुम्हें ले डूबा है। अरे किधर से किधर चलेगा? मोही आपको ले डूबा है। न स्वर्गीय बाबा साहब मैंने कुछ बोला, हिंदुत्व तुम्हारा। आपने वाजे को फंसा रहा था, मैंने बोला नहीं। अच्छा अब एक सेकंड, झगड़ा रोकिए ना, झगड़ा रोकिए। विक्रम सिंह जी बुला रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, क्या मामला इतना सीधा है? क्या ये कह के खत्म किया जा सकता है कि नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं था, ये तो परमवीर सिंह कर रहे थे और अब परमवीर सिंह को हटा दिया तो इसलिए वो झूठ बोल के आरोप लगा रहे? इतना सरल है? रोहित जी मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और किसी ने कहा था कि आजाद भारत में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं। आजाद नहीं, जब से पुलिस एक्ट 1861 में बना है तब से इतना गंभीर भ्रष्टाचार का प्रकरण नहीं हुआ था। भले ही हुआ हो अहमद शाह अब्दाली के टाइम में या फिर नादिर शाह के टाइम में जो जबरदस्ती लूट खसोट दिल्ली में हुई थी, शायद उसका कोई मुकाबला उससे हो सकता है, लेकिन इस तरीके का नंगा नाच और जबरदस्त, और ये आवेदक कोई सामान्य आदमी नहीं, वरिष्ठ IPS अधिकारी, पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी जब आवेदन दे रहा है, उसके कुछ भी हो सकता है। आवेदन तो जेल में रहने वाला क्रिमिनल भी दे सकता है, लेकिन उसके आवेदन पर गंभीरता पूर्वक जांच आवश्यक। और वो पुलिस कमिश्नर, अब तो मैं कहूंगा नार्को एनालिसिस तो शायद संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें जो आरोपी है उसकी सहमत जरूरी है। लेकिन ये जरूर है कि सरकारी गवाह रियाज काजी जिस दिन बन जाएंगे रोहित जी, उस दिन ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि आप स्वयं दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि मैंने दुनिया देखी, मैं जानता हूं इस पे प्रकरण कितना गंभीर है। आपको लगता है विक्रम सिंह जी कि ये बात सच भी हो सकती है कि एक API को ये कहा जाए बुला के कि 100 करोड़ रुपए महीने इकट्ठा करके उगाही का टारगेट है तुम्हारा?
मुझे कोई शंका नहीं है रोहित जी, मैं अपने व्यवसायिक अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, और सिखाने वाले तो हो सकते हैं सचिन वाजे कि मान्यवर ये रास्ते हैं, इसको हम कर लेंगे। उसमें अगर 100 रुपए कमाएंगे, ये मान के चलिए 60 रुपए रखेंगे, सचिन वाजे साहब 40 रुपए देंगे औरों को। ये भी समझ लीजिए ऐसे परोपकारी सचिन वाजे भी नहीं है। सचिन वाजे डकैती के ज्यादा बड़े हिस्सेदार हैं बनिस्बत किसी और चीज के। तो ये कोई परोपकार या निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं कर रहे थे। डकैती का खुला खेल। अब डकैतों की गिरोह में कौन बड़ा हायरार्की में है, कौन छोटा है, ये तो अगर विवेचना बताएगी। बृजमोहन जी, थोड़ा सीबीआई जांच कराएंगे? आपको बताना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ वो हर एजेंसी जांच करे जिसके लिए सारे लोग सहमत हो। कोई गलत नहीं है इस पे, क्यों नहीं जांच होना चाहिए। मुंबई पुलिस जिसका पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जिसका नाम है, अगर उसकी छवि खराब हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इस पे गलत क्या है? आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री को उन्होंने अधिकृत किया है कि मुख्यमंत्री जी आप जांच कराइए और जो दोषी उसको सजा दीजिए। एनआईए जांच कर रही है। मैं समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी एनआईए पे भी विश्वास नहीं है। भाई वो जांच जब कर रही है तो उसके जांच का इंतजार तो कर ले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मुंबई बंद हो, जब मुंबई में लॉकडाउन लगा हो, 29 फरवरी 2020 को परमवीर सिंह जी सीपी बनते हैं और 5 जून 2020 को ये व्यक्ति रिस्टेट होता है जिसका सचिन बोला जा रहा है जिसको, और पूरा मुंबई बंद है। आप मुझे बताइए कि कोई ये मांग करेगा क्या? ऐसी इस ढंग की बात करेगा कोई व्यक्ति? जी, ये सारी बातें दिक्कत इसलिए खड़ी कर रही है कि आपको अब सूझ रही हैं। नहीं, जब ये सब हो रहा था तब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, पहली चीज। दूसरा, जब परमवीर पे सवाल उठे थे, आप ही लोग डिफेंस में खड़े हुए थे। अब आपके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो आपको उनमें खामियां नजर आ रही है ना? उन्होंने गलत ढंग से सवाल आप तो पहले वाजे का भी बचाव कर रहे थे। वो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हो, बीजेपी के हाथ में मतलब जब तक आपके हाथ में खेल रहे थे ठीक है, अब दूसरे के हाथ में खेल रहे हैं तो खराब है ना। अगर आपकी बात से भी जाऊं तो मैं आपसे बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर वो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं, पहले हमारे हाथ में नहीं खेल रहे थे। हमारी सरकार के तहत वो काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे। खेल तो बीजेपी के हाथ में रहे, वहां पे वो सर्विस कर रहे थे, उनकी ड्यूटी है। भारत सरकार में जब उन्होंने आईपीएस बने हैं वो, तो उनका दायित्व है। उनकी ड्यूटी ये नहीं है ना 100 करोड़ की उगाही करवा के दें हर महीने आपको, अगर आप सरकार में हैं तो। ये मैं आपसे पूछता हूँ, इस मामले में देवेंद्र फडणवीस साहब बताएं उनके समय क्या होता था। 5 साल तक आपको जान के आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में एक भी ड्रग पेडलर नहीं पकड़ा गया देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। और जबकि कई जगह इस बात के सबूत मिले कि उस समय ड्रग आता था मुंबई में। तो किसकी बात कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस साहब। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो खुद कानून तोड़ा है। वो देश को क्यों नहीं बता रहे कि वो सीडीआर कहां से लेकर आए? उनको सीडीआर मिलने का अधिकार ही नहीं है। कानूनन वो सीडीआर ले ही नहीं सकते। सिंह साहब बैठे, सिंह साहब बताएं कौन कौन सीडीआर प्राप्त कर सकता है? क्या कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी दल का नेता सीडीआर ले सकता है? उसके लिए है नहीं, तो पूछ लेता। वैसे पिछली बार जब आप थे तो पीके जैन साहब ने आपको बड़े विस्तार से बताया था कौन कौन सीडीआर ले सकता है, कहां से कैसे कैसे ले सकता है। मैंने उस समय भी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अभी राम कदम आपकी बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं। कानून नहीं मालूम। राम कदम आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। राम कदम आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। राम कदम फटाफट से, लास्ट कमेंट है, समय कम है, शायद तिवारी जी का कमेंट ना ले पाऊं। राम कदम जल्दी। 26 दिनों के बाद भी देवेंद्र जी ने अध्ययन के साथ जो सबूत सदन में रखे और जिसके कारण इन तीनों दलों का दागी चेहरा देश के सामने आया, इस बात से राष्ट्रवादी के नेताओं को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत सभी को मिर्ची लगी है। ये चुप नहीं रहा। ये इस बात की चर्चा करें सीडीआर कहां से आया है, पर इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि वाजे के पास कहां से कैश मशीन आई, वाजे के पास इंपोर्टेड गाड़ियां कैसे आई, मनसूख की हत्या कैसे हो गई, इस बात पर इन्हें चर्चा नहीं करनी है। शरद पवार जी ने 24 घंटे में वार्ता क्यों करी? अनिल देशमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री ने समय खत्म हो गया है, लेकिन ये बहस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये बहस तो अब आगे जाएगी और दूर तक जाएगी, क्योंकि परमवीर तो अदालत भी चले गए। अब देखने की बात होगी कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। जो सवाल हमने आज आपसे पूछा था उसका जवाब आपने कह दिया, ब्रेक के बाद बताएंगे। कहा जाता है कि असली खुशी स्वस्थ हृदय, कहा जाता है कि असली खुशी और सुकून हमारे अंदर ही है, हमारे दिल में। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में उसे एक्सपीरियंस कैसे करें?
heartfulness.org, फ्री मोबाइल ऐप हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड मेडिटेशंस और टेक्निक्स। हार्टफुलनेस सेशंस के लिए कभी भी कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती, क्योंकि सुख, शांति और सुकून बेचा नहीं जाता। ये तो हर इंसान का हक है। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच सबात वो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। LIC यानी कि निवेश का वो माध्यम जिसे आप सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। LIC यानी कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। LIC यानी कि जिसके एजेंट आपको गांव-गांव तक में मिल जाएंगे। ऐसी LIC आपके पास कोई ना कोई LIC की पॉलिसी जरूर होगी, छोटी या बड़ी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या कोई ना कोई पॉलिसी आप LIC की जरूर रखते होंगे। अब जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी है उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता क्यों बढ़ गई? वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि सरकार ने LIC का एक हिस्सा बेचने का ऐलान कर दिया और यह ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा करते हुए कर दिया कि हम LIC का एक हिस्सा बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य रखा है। तो अब 2.25 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार को जुटाने हैं तो सरकार बहुत सारी चीजें बेचेगी और उनमें LIC का नाम भी है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, सरकार LIC का सिर्फ एक हिस्सा बेच रही है। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम जी ये कहते हैं कि यह हिस्सा जो है वो सिर्फ 6 से 7% होगा और इस हिस्से से सरकार को 90,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार LIC का IPO लाने वाली है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं और वो वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में ही IPO आ जाएगा। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यानी कि LIC जो बीमा कंपनी है वो सरकार की ही रहेगी, इसका मालिक कोई और निजी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हो जाएगा। उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 6 से 7% की होगी और IPO लाने से जब सरकार LIC का IPO लाएगी तो उससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। IPO लाने का मतलब ये होगा कि LIC को स्टॉक एक्सचेंज को हर जानकारी देनी होगी कि वो कहाँ अपना पैसा निवेश कर रही है, कौन से शेयर में अपना पैसा लगा रही है। यानी कि आपका और हमारा पैसा जो LIC में लगा हुआ है वो कहाँ निवेश हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि LIC अभी हमारा पैसा निवेश नहीं करती है, अभी भी करती है, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती। लेकिन IPO आने के बाद उसकी जानकारी हमें हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को LIC को बताना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। ये सरकार धन जुटाने की कोशिश कर रही है विनिवेश के जरिए, तो इसीलिए एक छोटा सा हिस्सा LIC का सरकार बेचने पर विचार कर रही है। और विचार नहीं कर रही, अब सरकार ने यह फैसला कर लिया है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर चुकी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या उगाही के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को पद से हटाया जाना चाहिए?
आपके जो जवाब हमें मिले 83% लोगों को लगता है हाँ पद से हटाना चाहिए, जबकि 17% लोगों का कहना है कि नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा। आप देखते रहिए आज तक। Was presented by पतंजलि दंत कांति ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। कहा जाता है कि असली खुशी और सुकून हमारे अंदर ही है, हमारे दिल में। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में उसे एक्सपीरियंस कैसे करें? heartfulness.org फ्री मोबाइल ऐप, हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड मेडिटेशंस और टेक्निक्स। हार्टफुलनेस सेशंस के लिए कभी भी कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती, क्योंकि सुख, शांति और सुकून बेचा नहीं जाता। ये तो हर इंसान का हक है। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच बात वो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है। दिल से अमीरों की बात नहीं कर रही, पैसे से अमीरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल से अमीर तो सारे होते हैं। खैर, पैसे से अमीरों की बात जब आती है तो अक्सर पुरुषों का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई लिस्ट बने या फिर वर्ल्ड की कोई भी एजेंसी इसका सर्वे करे, तो पुरुषों का जिक्र ज़्यादा होता है, महिलाओं का भी कभी कभी होता है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान की उन महिलाओं की बात करेंगे जो पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, और वो भी संपत्ति के मामले में। जी हाँ, तो वो कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संपत्ति के मामले में 100 महिलाओं के बीच में जगह बनाई है? नंबर 1 पर कौन है? इन तमाम महिलाओं का जिक्र आज हम करेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला कौन सी है? तो आज हम आपको कुल 7 महिलाओं की बात करें, यानी कि टॉप 7 अमीर महिलाओं का जिक्र, और साथ ही साथ उनकी संपत्ति कितनी है, उनका किससे ताल्लुक है, आज इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। वैसे उससे पहले जानना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सूची तैयार कहाँ से हुई है। तो बताते हैं आपको, ये सूची कोटक वेल्थ के सहयोग के साथ हुरून इंडिया ने तैयार की है। 100 भारतीय अमीर महिलाओं की ये सूची है, और इस सूची में शामिल महिलाओं की कुल संपत्ति की बात की जाए तो 2.72 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति बनती है। तो इसी में सबसे पहला नाम आता है HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा का, और इनकी उम्र है 38 साल, और इनकी कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 54.8 हजार करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति। वैसे आपको ये भी बता दें कि 2019 में फोर्ब्स की वर्ल्ड 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इन्होंने अपनी जगह बनाई थी, और उसमें 54वां स्थान हासिल किया था। 28 साल महज इनकी उम्र थी जब इन्होंने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली थी। तो हुरून रिच लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है किरण मजूमदार शॉ का, और इनकी संपत्ति कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। 36.6 हजार करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है, और किरण मजूमदार शाह के बारे में आप जानते ही हैं, बायकॉन की प्रबंध निदेशक है ये। वैसे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो सूची तैयार की गई है, यानी कि 100 महिलाओं की, इनमें से 31 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया, यानी कि अपने दम पर इतनी संपत्ति बनाई है। तो अमीर महिलाओं की सूची में तीसरा नाम आता है लीना गांधी तिवारी का। लीना गांधी तिवारी कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। लीना गांधी तिवारी यूएसवी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, और यूएसवी इंडिया को लीना तिवारी के पिता विठल गांधी ने 1961 में बनाया था, जिसके बाद लीना ने फिर इस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में संभाली। लेकिन कुल संपत्ति इनकी कितनी है ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, 21,340 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है।
तो हुरून रिच लिस्ट में चौथे नंबर पर किसका नाम आता है? बताते हैं आपको। चौथे नंबर पर नाम आता है नीलिमा मोटापाटी का, जिनकी कुल संपत्ति है 18,620 करोड़ की और इनकी कंपनी डिविस लेबोरेटरीज है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि 5वें नंबर पर कौन है इस लिस्ट में? राधा वेम्बू, जिनकी कुल संपत्ति 11,590 करोड़ की है और इनकी कंपनी का नाम है जोहो। तो छठे नंबर पर एरिस्टा नेटवर्क्स की मालकिन यानी कि जयश्री उल्लाल का नाम आता है और इनकी कुल संपत्ति है 10,220 करोड़। तो 100 महिलाओं की सूची में इन्होंने 6वां स्थान हासिल किया है। और इसके साथ ही साथ रेणु मुंजाल जो कि 7वें नंबर पर आती है और इनकी कुल संपत्ति है 8,690 करोड़ की और इनकी कंपनी हीरो फिनकॉर्प। लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प बात उन 31 महिलाओं की है जिन्होंने अपने दम पर इतना मुकाम हासिल किया, यानी इतनी संपत्ति हासिल की है। इसे कहते हैं विमेन पावर। तो आज की तारीख में कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं मर्दों को हर मोर्चे पर बराबर की टक्कर दे रही हैं। आज तक फिर से अव्वल नंबर पर। YouTube पर कंपटीशन से 2 गुना से भी ज्यादा व्यूज। सीधी बात के नितिन गडकरी एपिसोड पर भी सबसे ज्यादा व्यूज। आज तक नंबर 1 बेमिसाल 20 साल। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। बंगाल का चुनावी चलचित्र खेला होबे या परिवर्तन होबे, क्या कहता है चित्रपट? ग्राउंड जीरो से देखिए लाइव। बंगाल स्पेशल शंखनाद शाम 7 बजे मेरे साथ आज तक पर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर। स्किन का ख्याल रखे हर हाल नेचुरली। सह प्रायोजक स्लिम, स्मार्ट और फिट।